Savart's law. It deals with the magnetic field induction at a point due to some current element. मतलब ये कि अब इस टॉपिक में हमने क्या देखना है कि अगर कोई वायर होगी उसमें करंट पास कर रहे होंगे तो उस वायर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पहले कब देखा था? जब हमने किया था ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, पहला टॉपिक था हमारे पास, जब वहाँ बताया गया था कि एक वायर में करंट पास करो तो उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक नीडल मूव करती है, मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी, हाँ ना सर। अभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनती है, जो फील्ड वहाँ बनती है वो कितनी है, फील्ड कितनी है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो इन साइंटिस्ट ने किया, बार्ट सावर्ट ने। क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखो। एक वायर ली गई, वायर को ना ऐसे लेने का एक क्या मतलब है कि कोई भी फिक्स शेप की वायर नहीं है, स्ट्रेट हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, मतलब कोई भी पीस वायर ले लिया। इस वायर में करंट पास कराएंगे और एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे। इस छोटे से हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। ये लिखा ना यहाँ पे करंट एलिमेंट, इसको मैं बोलूँगा करंट एलिमेंट, या कई बार बोल लेते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। यहाँ से पी पॉइंट के ऊपर मैं ढूंढूंगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैं ढूंढूंगा डीबी कितनी है, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। डीबी, डीबी स्टैंड फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब मैं बात ही स्मॉल लेंथ की कर रहा हूँ, जब मैंने लेंथ कौन सी ली है, स्मॉल ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी, स्मॉल आएगी। जब पूरी वायर लेंगे तो कंप्लीट फील्ड आ जाएगी, वो रुक के करेंगे हम। जो मैं अब तुम्हें बोलने जा रहा हूँ ना, ये ना एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए अभी मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, इसके लिए तो मेरे को इस साइंटिस्ट ने बता रखा है कि लैब में काम करके भी क्या फील्ड आती है, तो मैं उसी को लिखूंगा। इस साइंटिस्ट के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई माने करंट के। और वो कैसे? अगर स्मॉल करंट पास करेंगे तो फील्ड कैसे मिलेगी, स्मॉल। अगर ज़्यादा करंट पास कर देंगे तो फील्ड कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल के। अब डी एल क्या चीज़ है देखो, बोलो क्या बोलोगे डी एल को? है नहीं बेटा, डी एल मैंने करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। डी एल मैंने स्मॉल, देखो अगर इतना सा हिस्सा लोगे तो फील्ड इतने से हिसाब से मिलेगी, अगर तुम डीएल को बढ़ा दोगे तो डीबी बढ़ जाएगी, तो दोनों आपस में कैसे होगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे। तीसरी बात, फील्ड जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा तुम इस वायर से, पहले मैं आर दिखा दूं यहाँ पे, ये आर है यहाँ पे, तो आर क्या है, डीएल और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। आर क्या चीज है, डीएल और पी के बीच का डिस्टेंस है। तो ये रूल क्या बता रहा है, तुम वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, और स्क्वायर से उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। इस स्क्वायर को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं। जहां पर भी प्रोपोर्शनल टू में आता है, इनवर्सली में आता है स्क्वायर, उसमें बोल देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इन्हें कंबाइन कर दो, इन्हें कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, इन्हें कंबाइन कर दो तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख लो पहले। फिर इसको हटा दो, प्रोपोर्शनल को क्या लगाएंगे, के, के लगा दो, के यहां पर एक कांस्टेंट है, इन सीजीएस। इसके बाद लिखो इन सीजीएस, के की वैल्यू 1 होगी, सीजीएस में के की वैल्यू 1, मतलब यहां पर तुम के की वैल्यू 1 रख दोगे जब सीजीएस की बात करोगे। लेकिन जब बात करोगे एसआई की तो के की वैल्यू रखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट का नाम लिख लो मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, ये लिख लो। थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे
याद करो एप्सिलॉन नोट था। एप्सिलॉन नोट क्या होता था? एप्सिलॉन नोट जो कूलम सलाम लगा था स्टार्टिंग में, इसका नाम क्या था? इसका नाम था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिटिविटी माने कि किसी मीडियम ने कितनी लाइंस को पास करने दिया, किसी मीडियम ने कितनी लाइंस को पास करने दिया। सिमिलरली यहां पर भी होगा, जब किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वो अपने आसपास सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हमने साइन कौन सा लेना है? म्यू नॉट। सही है। बाकी 4 पाई यहां पर भी आता था, याद करो के की वैल्यू आती थी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? 4 पाई यहां पर भी आ गया, तो वो तो अब आप इसकी वैल्यू को रखो, यहां रख दो इस वैल्यू को, डीबी की वैल्यू को बना, डीबी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हमारे पास। इस सिर्फ इसमें हमने के की वैल्यू रखी है। अभी इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर एक थीटा भी आ रहा है, तो थीटा मैंने अभी दिखाया नहीं यहाँ पे, वो भी आना चाहिए। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर। नेक्स्ट लाइन में लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर। आर से करनी है मल्टीप्लाई, आर से करनी है डिवाइड, कर दो इसको। ये बनेगा आई डी एल इंटू आर अपॉन में आएगा आर क्यूब। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फर्क तो कोई पड़ा नहीं। पर हमने इसको इस तरह करके ना वेक्टर फॉर्म में बनाना है इसको हमने। मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, जैसे डीबी है, डीबी के ऊपर मैंने डीबी वेक्टर बना दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आई पे तो वेक्टर निशान लगने का नहीं, रह गया डीएल और आर। बस मुझे ये बता दो कि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, देखना एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है इसकी, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन भी तो होगी ना बेटे। तो मतलब कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताओ इन दोनों में डीएल और आर में साइन कौन सा आएगा? क्रॉस का। तो डीएल में और आर में साइन कौन सा आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो आप लिख लो इसको क्रॉस प्रोडक्ट, डीएल क्रॉस आर। अब डीएल क्रॉस आर क्यों किया, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं किया? वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो जो एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन आती है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मैं आपको डायरेक्शन समझा दूंगा, इसमें रूल लगता है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी कि डीएल क्रॉस आर ही क्यों किया, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं किया। सही है। नेक्स्ट स्टेप लिखो, नेक्स्ट स्टेप लिखो आप इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप लिखो इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इसको हटाओ वेक्टर को, क्या बन जाएगा वो लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर। हाँ जी, क्रॉस हटा के क्या लगता था? साइन लगता था। यहां लगा लो साइन थीटा अपॉन में है आर क्यूब। अब एक आर कैंसिल कर दो आप, एक आर कैंसिल करके नीचे स्क्वायर बच गया। फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटे, फाइनल आंसर इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको एक नंबर 1 डाल दो पहले तो एक बार ये देख लो, ये वायर है मान लो, इसमें ये डीएल होता है, ये करंट है, और मान लो यहाँ पर ये आर है और ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है। फील्ड का नाम यहाँ पर डीबी है। फॉर्मूला क्या था बताना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। अभी मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ, डायरेक्शन बतानी मैंने इसकी, ठीक है, नीचे था आर की, तो डायरेक्शन बतानी मैंने डीएल क्रॉस आर से, एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से डायरेक्शन आएगी, वही राइट हैंड रूल। क्या तरीका है इसका? राइट हैंड जाएगा डीएल की तरफ, ठीक है, फिंगर जाएंगी आर की तरफ,
सही है, तो वो मेरे को आंसर दे देगा। जैसे यहाँ पर देख लो आप, इधर जा रहा है डीएल, तो इधर मान लो डीएल जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, और कहाँ घुमानी है मैंने फिंगर्स मैंने आर की तरफ घुमानी है, तो आर इसमें इधर दिख रहा है मेरे को, तो इसमें आर इधर दिख रहा है, थंब कहाँ गया इनवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी ऐसे करके। सही है, एक बार यहाँ ट्राई कर लो, ये डीएल करंट ऐसे जा रही है, इस बार पी पॉइंट यहाँ पर है, ये आ रहा है, देखना इसका क्या आंसर आएगा। देखो इधर डीएल है ना, डीएल का मतलब क्या हो गया, डीएल की डायरेक्शन अपनी कोई डायरेक्शन होती है डीएल की, तो डीएल की डायरेक्शन कौन सी, जो करंट की डायरेक्शन, ठीक है बेटे, डीएल की डायरेक्शन कौन सी है, जो करंट की डायरेक्शन है, तो ये इसमें डीएल आ जाएगा, और उधर आर है, तो उधर आर फिंगर क्रॉस उधर लो, थंब कहाँ गया आउटवर्ड, तो इसमें दिखाएंगे आउटवर्ड के लिए डॉट दिखा देना हमने, तो ये इसकी आ गई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, एक और तरीका होता है, बता देता हूँ, कभी ध्यान में लगे ना हो। देखो ये 10th क्लास में था कि किसी वायर जिसमें करंट पास कर रही होती है उसको रखो राइट हैंड में, इसको रखना हमने राइट हैंड में, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे रख लो और सिर्फ फिंगर घुमाओ, जहां फिंगर घूमेंगे वो डायरेक्शन देगी फील्ड की। तो जैसे मैंने इसको यहां रखा, फिंगर घुमाई, फिंगर कहां जा रही है इनवर्ड, ठीक है, ऐसे ही यहां लगा लेता हूं मैं, यहां देखो इसमें करंट जा रहा है ऊपर, ये करंट ऊपर जाएगा, पी पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, तो जब ये ऐसे था तो फिंगर घुमा रहे हैं, तो जो फिंगर्स हैं वो पी पॉइंट्स के आउट आ रही हैं, तो ऐसा ही ऑफ म्यू नॉट। पहले बताओ फॉर्मूला क्या था डी बी का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा लग गया ना, तो आर स्क्वायर रहेगा। अब एक काम कर लो, डी बी निकालना हमने, ये रख लो एक तरफ, बाकी सारा उधर ले जाओ, म्यू नॉट रहने दो एक तरफ, बाकी सारा उधर ले जाओ। जैसे डी बी के साथ 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया ऊपर, अपॉन में क्या क्या रह गया, आई डी एल साइन थीटा रह गया अपॉन में। अब एक काम करो, इन सब के लिख लो एसआई यूनिट म्यू नॉट की। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे टेस्ला से। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। आर की क्या होगी, मीटर, डिस्टेंस मीटर में जाएगा ना, और स्क्वायर लगा हुआ तो मीटर स्क्वायर लगा दो, अपॉन में देखो करंट की एम्पियर और डीएल की मीटर, डीएल तो एलिमेंट था तो वो मीटर में तो नापेंगे उसको, एक मीटर को मीटर काट दो, आंसर आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7, ये याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर -7 है। जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ऐसे इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। कभी कभार पूछ लेते हैं म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, तो 4 पाई ऊपर ले जाना, इसे लिख देना 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसे। स्पेशल केस, पहला पॉइंट बना लो, लिख लो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 1 में रखना, इक्वेशन 1 कौन सी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये थी ना इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस लिखो लो, व्हेन क्या बोला मैंने, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी भी निकाल लो, यहाँ रखो थीटा की वैल्यू 90, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91, ये आंसर आ गया, एंड दैट इज मैक्सिमम आंसर। क्या मतलब,
अगर कोई ये वायर होगी, इसमें करंट पास करा होगा, इसमें ये डीएल होगा, ये इसमें डीएल है, और आर जो है वो ऐसे रखा हुआ है, और डीएल में और आर में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। जब भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का तो फील्ड कैसी आएगी? मैक्सिमम। ठीक है, ये बताया इसमें पहला केस है। सेकेंड लिखो रहा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो फील्ड कितनी आ जाएगी? देन डी बी इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया। साइन 0 0 होता है। इसका मतलब देखो, मतलब कैसे बात का, देखो यहां देख लो, अगर ये करंट चल रहा है और ये यहां पर डीएल है मान लो, और यहां पर आर था और ये एंगल था थीटा, हमने करा क्या है? एंगल को 0 डिग्री कर दिया। मतलब क्या? इस पी पॉइंट को ना, इस पी पॉइंट को शिफ्ट करते करते वायर के सामने लेके चले गए। जब वायर के सामने लेके चले गए तो ये जो थीटा एंगल है ना, यहां देखो, ये शिफ्ट होता 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 यहां पर 0 डिग्री हो गया। मतलब क्या? इन फ्यूचर तुम कभी भी कोई वायर देखो, इसमें करंट ऐसे पास कर रखा हो, तो इसके इस पॉइंट के ऊपर, मतलब वायर के बिल्कुल सामने, फील्ड कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, वायर के बिल्कुल सामने। थर्ड केस बनाओ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कितनी आ गई? 0। इसका मतलब देख लो, यहां देखो, ये है डीएल, ये है आर, और ये था ऐसे एक एंगल थीटा मान लो। अब मैंने करना है 180। 180 कैसे बनेगा? जब हम लोग इसको ना, एंगल को पूरा ऐसे घुमा देंगे, ये 180 बन गया। क्या मतलब? अगर ये पॉइंट पी ऐसे घूम करके वायर के बैक साइड के ऊपर आ जाए, मतलब कि इन फ्यूचर तुम कभी भी कोई वायर देखो, उसमें करंट चल रही हो, तो उस वायर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर अगर पॉइंट पी पड़ा हुआ है तो वहां पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलनी, ना वायर के सामने ना वायर के बैक साइड पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे जी वायर का पॉइंट कौन सा, हमें क्या पता बैक कैसे आएगा? देखो, कभी कभार क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे सर्किट, ऐसे करंट पास कर देंगे, तो यहां पर भी फील्ड नहीं मिलनी और यहां पर भी फील्ड नहीं मिलनी, क्योंकि वायर के इधर हो गया, ये पॉइंट वायर के सामने हो गया। समझ गए? तो फील्ड आप कोई भी नहीं दिखाओगे, 90 के ऊपर आएगी मैक्सिमम फील्ड। एप्लीकेशंस हैं बायट सावर्ट लॉ की। फर्स्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये एक सर्कुलर लूप था, इसमें करंट पास कर रखी है आई, इसमें करंट पास कर रखी है हमने यहाँ पर आई। इस लूप में ना ये वाला हिस्सा मान लिया हमने, जिसको माना हमने डीएल। क्या माना इसको हमने? डीएल। नाम रख देंगे आई इंटू डीएल, स्टैंड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। इसमें ये आर होगी इसकी। ये बताओ सेंटर पॉइंट के ऊपर डीबी कितनी आएगी? सेंटर पॉइंट के ऊपर डीबी, डीबी निकालनी हमने। फॉर्मूला μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये लगा लो फॉर्मूला, पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम डीएल और आर में कितना एंगल है? 90। यहाँ शो कर दो, थीटा 90 पुट कर दो ऊपर, तो फील्ड आ जाएगी μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये लिख लो पहले। डायरेक्शन बता दो मुझे, डीबी की कितनी डायरेक्शन है? लगाओ राइट हैंड रूल। ये रहा सर डीएल, तो डीएल अप है, आर उस तरफ है, डीएल क्रॉस आर, थंब आ रहा है इनवर्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड। तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ये आ गई डायरेक्शन डीबी की। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीएल की वजह से। अब इधर देखो, ऐसे ही एक डीएल यहां पर लेंगे हम लोग, एक डीएल यहां लेंगे, एक डीएल यहां, करते करते सारा डीएल जोड़ देंगे। जब सारा डीएल जोड़ देंगे इस पूरी वायर का, हमें मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मैं इसे कर दूंगा इंटीग्रेट, μ0/4 पाई
आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने से कर दिया इंटीग्रेट। तो डीबी की क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, बी, डीबी की तो बी होगी। अब बताओ राइट साइड से क्या बाहर आएगा जो कांस्टेंट है, बताओ कौन कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई कांस्टेंट। करंट की वैल्यू एक ही बार हमने देखी डायग्राम में, ना तो करंट कम कर रहे हैं ना करंट ज्यादा कर रहे हैं। आर का मतलब होता है डिस्टेंस, सर्कल से सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जिस मर्जी पॉइंट पे चले जाओ बेटे, ये भी आर मिल जाएगा, ये भी आर मिलेगा। तो आर कैसा हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आर तो रेडियस था। सिर्फ क्या बचा हमारे पास, डीएल बचा। अब देखो डीएल निकालना है हमने, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल। देखो कितने, डीएल का मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर मैं इस पूरे लूप के डीएल को, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, अगर मैं इसके पूरे सारे डीएल जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, वो तो डीएल की एल होगी, लेकिन थोड़ा सोच के बताओ, अगर मैं सारे डीएल जोड़ता हूं इसके, इस पूरे लूप के, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर लगा दो, ये लिखना हमने यहाँ पे, सही है, क्योंकि जो डीएल था वो पूरे सर्कल के ऊपर था। जब पूरा सर्कल जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल हमको मिलेगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। एक आर कैंसिल कर दो बेटे, आंसर लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। इसको लिख लो क्वेश्चन 1। एक और फॉर्मूला याद कर लो इसका, अगर हम यहां से पाई से पाई कैंसिल कर दें और 2 से काट दे, 2 2 4, तो ये आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट ऊपर आ गया, आई रह गया ऊपर, म्यू नॉट आई नीचे। देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4 2 आर, ये रहेगा फॉर्मूला। ये भी कभी और काम आएगा हमारे, जब यहां से पाई और म्यू नॉट दोनों कट गए, तो म्यू नॉट की वैल्यू आई अपॉन 2 आर, ये भी डायरेक्ट याद करना है आपको, ठीक है जी। उसके बाद लिखो इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल में n टर्न्स आ जाए, और वो भी कैपिटल एन है, स्मॉल मत लिखना, कैपिटल n टर्न्स। मतलब क्या, देखो रे ध्यान से यार, एक सर्कल की वजह से या वायर को हमने एक बार टर्न किया, सिंगल टर्न से फील्ड मिलने लगी, हम जितनी ज्यादा वायर्स को इसमें लपेटते रहेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, कॉइल बन जाएगी। तो मैंने बोला अगर मैंने इसको n बार लपेट दिया तो कितनी फील्ड मिलेगी। इक्वेशन 1 में आप क्या करोगे बताओ, n से कर दोगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 2n पाई आई अपॉन आर, ये आंसर है। फील्ड, अगर एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं हम लोग, सर्कुलर कॉइल में करंट पास कर रखा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह बनती है इसके अंदर, कॉइल के अंदर। ये वो शेप दिखा रखी है इसकी हमने, कि एक वायर को अगर हम सर्कुलर लूप में बना देंगे तो फील्ड कैसे कैसे बनती है, ये तो वो दिखा रखा है। खैर ये बताना मैंने आपको। कभी कभार क्या होगा, एक जो लूप है ना वो कंप्लीट नहीं आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, एक वायर ये आ रही है, लूप का ना ये वाला हिस्सा आ गया है, तो ये लूप ही ना कंप्लीट नहीं है बस, फिर वायर आगे चलेगी। इसको बोल दिया हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट हो गया। यहां पर ओ पॉइंट आ गया और इसको मिलाया और इसको मिलाया, एंगल बन गया हमारा थीटा। तो फील्ड कौन कौन बना रहा है, फील्ड बना रही है ये वाली वायर B1, ये वाला सर्कुलर हिस्सा B2, ये स्ट्रेट वाला हिस्सा B3, सही है। मैंने स्पेशल केस कराया था कि वायर के बिल्कुल सामने को पॉइंट आ जाए, वहां पर फील्ड नहीं होती, जीरो आंसर। अगर वायर के बैक साइड पे पॉइंट आ जाए, वहां पर भी फील्ड नहीं होती, जीरो आंसर। अब ये देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, वही जो मैंने आपको बोला था अभी, इसको ब्रैकेट में रखना, ये वही लिखा हो यहाँ पे लिख रखा है ना। अभी सुनो, डीएल का आंसर होता था 2 पाई आर पिछले टॉपिक में। कारण क्या था, वो एक कंप्लीट सर्कल था, कंप्लीट सर्कल था, तो हमने लिख दिया 2 पाई आर।
लेकिन भाई कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक हिस्सा है छोटा सा, इसका कोई छोटा सा हिस्सा है, इसको बोलते थे आर्क लेंथ। ये आर्क है एक तरह से, क्या ये आर्क। और 10th क्लास में इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला वाज θ/360 2πr। क्या फॉर्मूला था? θ/360 इंटू 2πr। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर लूप पूरा होता है तो बताना पूरे लूप में थीटा कितना मिलता है? 360 मिलता है पूरे लूप में। तो यार अगर मैं 360 रख दूं और नीचे 360 पहले से था, ये 2πr था, ये कट गया तो आंसर 2πr नहीं बच गया। मतलब कि मैं इस छोटे से हिस्से के लिए आंसर क्या लिख सकता हूं? θ/360 इंटू 2πr लिख सकता हूं। ये मैंने कटिंग कर दी तो ये भी आंसर बच गया। ये नोट कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा जब तुम्हारे को ऐसे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जहां पर एंगल थीटा बनेगा।